संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। बिना समय ले आज के समाचार में शुरू करत हूँ। हिंदी में आत हो भैया और शुरू करत हूँ। तो आज का जो पहला समाचार है वो एक अभियान है और ये अभियान कल अनाउंस किया गया एक वेबिनार के माध्यम से। वेबिनार यानी एक ऐसा सम्मेलन जिसमें इंटरनेट के माध्यम से लोग जुड़े हुए थे और इस बार ये सम्मेलन हो रहा था स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा और उसमें स्कूल शिक्षा मंत्री जो है वो अध्यक्षता कर रहे थे, यानी प्रेम साय सिंह टेकाम साहब उसमें अध्यक्षता कर रहे थे और उन्होंने कुछ बातें बताते हुए एक योजना पर चर्चा की और योजना निकल करके आई पढ़ना लिखना अभियान। पढ़ना लिखना अभियान प्रदेश में शुरू किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है पहले वो जान लेते हैं। इसका उद्देश्य बहुत क्लियर है कि छत्तीसगढ़ अंचल में हर वो व्यक्ति जो 15 साल से अधिक आयु का है, यदि असाक्षर है यानी उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं है, अक्षरों की समझ नहीं है, शब्द तो सब समझ जाते हैं, लिखना नहीं जानता है, अंकों की समझ नहीं है, ऐसे लोगों को साक्षर बनाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। अब जाहिर सी बात है स्कूल शिक्षा विभाग ऑलरेडी स्टाफ की कमी से जूझ रहा है और शिक्षक भी बहुत संख्या में कम है, भर्ती तो अभी तक अटकी हुई है। तो भाई इसमें सहायता ली जाएगी स्वयं सेवी संस्थाओं की और उनके माध्यम से ये सब कुछ डन होगा या पूरा किया जाएगा। अब ये भी जान लेना हमें जरूरी होगा कि इसमें चरणबद्ध तरीके से ये चलेगा, जिसमें पहले चरण का अनाउंस किया गया है 2.5 लाख लोग जो 15 साल से अधिक और असाक्षर हैं उनको लाभ मिलेगा इसके माध्यम से। इसमें एक राज्य स्तर पर विभाग बनाया जाएगा, अलग गठित किया जाएगा और एक जिला स्तर पर गठित होंगे, यानी कि हर जिले के लिए एक जो है विभाग गठित होगा जो कि पढ़ना लिखना अभियान को संचालित करेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और समझिए, ये 4 माह का चक्र होगा, यानी एक चरण जो है वो 4 माह तक चलेगा, जिसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा उन्हें और उन्हें साक्षर बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। इसकी शुरुआत आकांक्षी जिलों से की जा रही है। आकांक्षी जिले में किया जाना जरूरी भी था, फिर चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो। आकांक्षी जिला का आकांक्षी जिला अति पिछड़े जिलों की सूची है, समझ लीजिए। नीति आयोग ने इसे जारी किया था बीच में और बताया था कि भारत के उन जिलों की बात हो रही है, आकांक्षी जिला, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के हर तरह के डेवलपमेंट की जरूरत है, उन्हें आकांक्षी जिले के कैटेगरी में रखा गया था। हमारे यहाँ जैसे बीजापुर है, सुकमा है, उनमें से शुरुआत होते हुए दिखाई देगी। तो ये सारी जानकारी हमको मिली इस अभियान के बारे में। अब इसके अगले स्टेप पर चलते हैं। ऐसे लोग जो कि साक्षर हो गए लेकिन डिजिटल साक्षर नहीं है, यानी आज का जो नया डिजिटल साक्षरता का युग चल रहा है उसके बारे में अनभिज्ञ हैं, उनके बारे में कुछ भी उनको पता नहीं है। और आप तो अब जानते ही हैं कि हर चीज डिजिटल होते जा रही है, फिर चाहे वो मनी ट्रांजैक्शन हो या फिर सरकार की कोई योजना हो, तो इन सबको जानने समझने के लिए डिजिटल साक्षरता भी जरूरी है। इस उद्देश्य से गढ़बो डिजिटल छत्तीसगढ़ अभियान चलाया जा रहा है राज्य सरकार में और राज्य सरकार के द्वारा राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण इसका नोडल है, यानी इसी के माध्यम से होगा, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के माध्यम से। शहरी क्षेत्र शुरुआत में लिए गए हैं। शहरी क्षेत्र के सभी 27 जिले में 50 केंद्र बनाए गए हैं जहां डिजिटल साक्षरता सिखाई जा रही है या बताई जा रही है। बहुत सारे लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। अभी कल परसों में समाचार समाचार पत्र पढ़ रहा था, तो सुकमा जिले में ऐसे लाभान्वित लोगों के बारे में, उनके अनुभव के बारे में बताया था जो अपना एटीएम कार्ड तक यूज नहीं कर पाते थे, या वो लोग जो कि फोन में आए हुए मैसेज को या सरकार जो मैसेज भेजती है, फिर चाहे वो उनके बीमा संबंधी हो या उनके फसल बीमा से संबंधित हो, वो समझ पाने में असमर्थ थे। अब वो सब कर पा रहे हैं खुद से। तो इसके उद्देश्य से, यानी नव साक्षर जो नए अभी साक्षर हुए हैं उनको डिजिटल साक्षर बनाने के उद्देश्य से गढ़बो डिजिटल छत्तीसगढ़ अभियान। आप खुद को मत जोड़ लेना, आप तो सारा चीज मोबाइल पे ही कर रहे हो यार। ठीक, फिर बात करते हैं लोरमी। लोरमी में अब बनेगा एक कृषि महाविद्यालय। तो भाई ये अनाउंसमेंट पहले भी हो गया था, जगह डिसाइड नहीं थी कि मुंगेली का कृषि महाविद्यालय कहां बने। अब जगह डिसाइड हो गई है और ये लोरमी ब्लॉक में बनने के लिए तय कर दिया गया है। जमीन चिन्हांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो अब अगला जब कृषि महाविद्यालय आपको पढ़ना है मुंगेली जिला का, तो आपको पता रहेगा जगह लोरमी है। फिर बात करते हैं ऑपरेशन गूंज की। पर्सनली मुझे इस न्यूज से बड़ा उत्साह मिला और मैं इस पर बात करना भी चाह रहा था। तो ऑपरेशन गूंज पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि ऑपरेशन गूंज जो है वो कौन चला रहा है। रायगढ़ पुलिस इसको संचालित कर रही है। धीरे धीरे शायद छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में इसे शुरू किया जाए या प्रारंभ किया जाए। अब समझते हैं इसका उद्देश्य क्या है। गूंज से तो समझ गए होंगे, शाउटिंग अबाउट समथिंग या शाउटिंग फॉर समथिंग। तो आपको आवाज देनी है किस बारे में?
तो इस बारे में जो कि गलत है, और यहां गलत है जिस चीज के बारे में बात हो रही है यहां, महिलाएं या जो बच्चियां हैं उनके प्रति होने वाले यौन अपराध के बारे में। तो एक सर्वे रिपोर्ट है, इंडियन सर्वे रिपोर्ट, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि भारत में 30% महिलाएं ऐसी हैं, 30% महिलाएं ऐसी हैं जो किसी न किसी रूप में यौन हिंसा का शिकार हो जाती हैं। फिर 15 वर्ष से उम्र शुरू करके आप आगे का क्राइटेरिया जितनी भी उम्र तक जा सकती हैं वो जोड़ लीजिए, लेकिन उन्हें यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। ये यौन हिंसा कभी तो बाहरी होती है और कभी घरेलू होती है। घरेलू यौन हिंसा भी एक बड़ी समस्या है, जिसको आमतौर पर सामाजिक डर के कारण, शर्म के कारण महिलाएं कभी बता नहीं पाती, उजागर नहीं कर पाती, और मॉलेस्टेशन जो उनका है ना, यानी कि हैरेसमेंट जो आप और हम जैसे लोग कर देते हैं, वो जारी रहता है और वो बस चुपचाप सहते चले जाती हैं। तो भाई ऐसी स्थिति में ऑपरेशन गूंज काम आएगा। ये महिलाओं में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, उनके भीतर के जो डर है उसे निकालने में मदद करेगा, ताकि ऐसी किसी भी स्थिति में वो आवाज उठा सकें, वो गूंज कर सकें कि उनके ऊपर इस तरह के अपराध ना तो होने चाहिए और ना भविष्य में कभी भी ऐसी कोई संभावना बने। अगर हो भी रहे तो उसका विरोध भी बड़ा जरूरी है। आपको अपने घर से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, और यदि आप महिला हैं तो आवाज उठाने की शुरुआत करिए, सुनने वाले, और यदि आप पुरुष हैं और सुन रहे हैं तो भाई हमें अपने बिहेवियर में चेंज लाने की जरूरत है। हमें महिलाओं को सेफ फील कराने की जरूरत है। ये कोशिश आपको और हमको करनी पड़ेगी। लेक्चर बहुत हो गया, मुद्दे पर वापस आते हैं, वरना आप लोग बोलेंगे बहुत बोलता है। तो मैं ये एक आंकड़ा बता दिया, ये भयावह है, देश में 30%। अच्छा, एक बात और याद आ गई, ऐसा नहीं कि सिर्फ घरों में हैरेसमेंट होता है, कार्यालय में वो महिलाएं जो कि पढ़ी लिखी हैं और ऊंचे ओहदे तक भी पहुंची हैं या सरकारी नौकरियों तक भी पहुंची, प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसे घटनाएं बहुत सुनने को आती हैं, सरकारी नौकरी तक भी पहुंची हुई महिलाओं को ये सब झेलना पड़ता है। और इंसानों की फितरत होती है, वो तो आंखों से ही सारी चीजें कर रहा होता है। ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए और हर उस चीज के खिलाफ आवाज उठाने के लिए महिलाओं को तैयार होना चाहिए। तो भाई अपने अनुभव शेयर करिए, लिखिए। हर चीज की मुहिम चलती है ना आजकल, तो आप लिखिए, ट्विटर पर लिखिए, फेसबुक पर लिखिए, व्हाट्सएप पर लिखिए, उस अधिकारी, उस कर्मचारी के नाम से लिखिए, टैग करके लिखिए जिसने आपके साथ मिसबिहेव किया। इसका भी एक आंदोलन चलना चाहिए। उम्मीद करता हूं शायद मेरी बात सुन करके कुछ लोगों पर असर हो। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। एडवोकेट रमाकांत मिश्रा को नियुक्त किया गया है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल के पोस्ट पर, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल फॉर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। और ये नियुक्ति की गई केंद्रीय कानून मंत्रालय के द्वारा। 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। पहले तो ये समझ लेते हैं कि सॉलिसिटर जनरल क्या है, और उससे पहले एक चीज जानना पड़ेगा, अटॉर्नी जनरल क्या होता है। तो एक चीज समझिए, भारत सरकार है, भारत सरकार के खिलाफ मान लीजिए आप कोई केस करते हैं, आप भारत सरकार के खिलाफ कोई मामला न्यायालय में ले जाते हैं, तो भाई भारत सरकार उसको डिफेंड करेगी ना, यानी भारत सरकार का अपना एक वकील रखेगी, अपना एक पक्षकार रखेगी। बस वही पक्ष रखने वाला होता है अटॉर्नी जनरल। इसको देश का पहला विधि अधिकारी या कानून अधिकारी कहते हैं। उसका एक सहायक होता है, उसको कहते हैं सॉलिसिटर जनरल, जो उनके बिहाफ में काम कर सकता है या उनके अनुपस्थित होने पर कभी कभी मामलों को देख सकता है। असिस्टेंट, अब बात करते हैं उसका भी एक असिस्टेंट, यानी सॉलिसिटर जनरल। पहले हमने देखा अटॉर्नी जनरल, फिर हमने देखा सॉलिसिटर जनरल, अब हम बात करते हैं असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल। तो यार अब केंद्र सरकार के खिलाफ, यानी जो अभी गवर्नमेंट है भारत सरकार, उसके खिलाफ यदि कोई मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आता है, उसकी पैरवी कौन करे, तो उसके लिए नियुक्त किए गए हैं एडवोकेट रमाकांत मिश्रा। तो ये उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, 3 साल के लिए नियुक्ति है और ये डिफेंड करेंगे केंद्र सरकार को। फिर बात करते हैं आई बैंक। आई बैंक खुलने वाला है एम्स रायपुर में। कॉर्निया, आंखों में बहुत अलग अलग भाग होते हैं नेत्र के, और उसमें बचपन में वो फोटो तो बनाए होंगे, डायग्राम बनाते थे स्कूल में थे, तो मुझे बड़ा टफ लगता था। बहरहाल ठीक, वापस आते हैं। तो कॉर्निया जो है उसके कारण अंधत्व होता है। वैसे तो बहुत सारे कारणों से होता है, लेकिन जो भारत में मेन समस्या है वो कॉर्निया के कारण अंधत्व है, और इसको ना वापस पाया जा सकता है यदि लोग नेत्र दान करें। तो यदि आप मरने के बाद अपनी आंखें दान करना चाहते हैं, अब देखा मैं फिर वापस मूड में आ रहा हूं, जब हम छोटे थे ना तो ऐश्वर्या राय का ऐड आया करता था कि हम अपनी आंखें दान करना चाहते हैं, और फिर वो नीली आंखें वाली, और फिर लोग देख करके सोचते थे इसकी आंख तो पक्का लगाना है भाई करके। तो ऐसा नहीं होता, उनके मरने के बाद जो है वो कॉर्निया अपना ट्रांसप्लांट
के लिए दे सकती हैं, और उसके बाद किसी व्यक्ति को जिसके नेत्र में कॉर्निया के कारण प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकेगा। भारत में लगभग 1.5 लाख हर साल केस जनरेट हो जाते हैं और लोग जो हैं उसका शिकार हो जाते हैं, अंधत्व का शिकार। तो उम्मीद है इससे छत्तीसगढ़ क्षेत्र को भी कोई लाभ हो जाएगा। फिर बात करते हैं फीवर क्लिनिक की। छत्तीसगढ़ में पहली बार इस तरह की एक सोच के साथ फीवर क्लिनिक शुरू किया जा रहा है। रायपुर से इसको प्रारंभ किया गया है, रायपुर पश्चिमी क्षेत्र से, जहां संसदीय सचिव विकास उपाध्याय इसका उद्घाटन किए। थोड़ा समझा दे रहे हैं फीवर क्लिनिक है क्या। तो ये ना एक मोबाइल वैन है समझ लीजिए, या मोबाइल वाहन है, यानी जगह जगह भटकेगा और जिस जिस मोहल्ले जिस जिस बस्ती में जाएगा वहां निःशुल्क कोरोना की जांच करेगा और दवाई आदि भी निःशुल्क प्रोवाइड करने का प्रयास करेगा। कम लक्षण वाले जो मरीज हैं उन्हें वहीं पर शुरुआत में ही दवाई वगैरह दे करके निःशुल्क ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। तरह तरह के प्रयास हो रहे हैं कोरोना पे नियंत्रण पाने की। अभी तक तो भाई हालात बेकाबू हैं, देखें कब सुधरता है। तो ये याद रख लेंगे फीवर क्लिनिक। फिर बात करते हैं गोधन न्याय योजना का मोबाइल ऐप लॉन्च हो गया। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, याद रख लेंगे बस। उद्घाटन मुख्यमंत्री जी किए थे। अब इसी में सारा डॉक्यूमेंट रहेगा उसका, कौन कितना बेचा, कितने का बेचा है, कितना वर्मी कंपोस्ट खाद बन गया, कितना बिक चुका है, ये सब आपको गोधन न्याय योजना मोबाइल ऐप से मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो अगर बेचते हो तो। अच्छा पता है शहरी क्षेत्र में भी अपन गोबर जो है वो जा करके बेचते हैं या जमा करा सकते हैं। ऐसे केंद्रों को क्या कहा जाता है? मणि कंचन केंद्र। वो सुबह सुबह आते हैं ना कचरा कलेक्ट करने वाले भाई लोग, तो अनाउंसमेंट चल रहा होता है उसमें, तो मैंने थोड़ा ध्यान दिया वो क्या बोलना चाह रहा है। मणिकंचन केंद्र कहते हैं अगर शहरी क्षेत्र में आप जाकर के ऐसे गोबर दे रहे हैं। और 5 रुपए, हाँ नहीं कितना है, 2 रुपए, अच्छा ठीक है चलिए। फिर बात करते हैं कनकी कनकेश्वर धाम की। तो कोरबा में है, ये तो पता ही है आपको और लगातार चर्चा में रहा था। यहाँ एक प्रवासी पक्षी आ जाता है, एशियन बिल ओपन स्टार्क यही नाम का, जो कि श्रीलंका म्यांमार जैसे देशों में पाया जाता है। लंबी उड़ान भर के यहाँ पहुंचता है अपने प्रजनन काल में। तो हसदेव नदी के किनारे ये जगह है कनकी या कनकेश्वर धाम। तो अभी यहाँ ना कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु का पक्षी विज्ञान केंद्र अनुसंधान के लिए पहुंचा है कि ऐसा क्या है छत्तीसगढ़ की इस जगह पे, यहाँ के पेड़ों के ऐसे कौन सी बात है जो उनको आकर्षित करती है और रुकने को मजबूर करती है। ये जानने समझने आए हैं, छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि है। अब बात करते हैं सोहागपुर। सोहागपुर अगेन कोरबा की एक और न्यूज बता रहा हूँ। सोहागपुर अभी धीरे धीरे छत्तीसगढ़ का नया सर्पलोक बन करके उभर रहा है। वैसे तो आप तपकरा को जानते ही हैं, जशपुर वाला छत्तीसगढ़ का नागलोक कहलाता है। अब सोहागपुर कोरबा को भी सर्पलोक कहा जाने लग गया है। उसका कारण ये नहीं कि वहां खूब सारे सांप मिलते हैं, वहां रहने वाली एक बस्ती है संवरा समुदाय की या संवरा जनजाति की जो बस्ती है वो ये सांप पकड़ने का काम करते हैं। हर तरह के सांप जो है वो पकड़ते हैं। अब नगेशिया से कंफ्यूज नहीं होना, छत्तीसगढ़ की एक जनजाति नगेशिया है, वो सिर्फ नाग सांप पकड़ती है। संवरा हर तरह के सांप पकड़ने के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ बच्चों के लिए ना खेल का विषय है सांप। वो मतलब जैसे हम बचपन में अपने टॉयज पकड़ के घूमते थे, ये सांप पकड़ के घूमते हैं बच्चे। और इसमें पढ़ने के दौरान मुझे एक परंपरा की जानकारी मिली। संवरा एकमात्र ऐसा जनजाति समुदाय है जो दहेज में अपनी पुत्री को जहरीले सांप देता है ताकि वो अपने परिवार में लेकर के जाए और उससे उसकी सुख समृद्धि बढ़ जाए। तो भाई जो भी दहेज मांगे देखे पैक करके दीजिए उसको, ठीक है। चलिए बात करते हैं बिसहा पैसा परंपरा। अब ये बस्तर के दशहरे का एक अनोखा किस्सा, अगेन चूंकि माहौल है तो ये जान लीजिए आप भी। बिसहा पैसा क्या होता है? ये एक तरह से हम कहते हैं ना टोकन मनी, तो इट्स काइंड ऑफ टोकन मनी। वो होता है ना आजकल आप कोई चीज खरीदने जाएं तो वो पर्चे के आधार पे भी पैसा दे देता है, या वो बिल्ला बिल्ला रखे रहता है जिसको आप बदले में दे करके सामान ले सकते हैं। बस उस तरह की एक छद्म मनी या झूठी मनी जिसको मनी मान लिया जाता है, बस ऐसा। तो बिसहा पैसा कहते हैं। तो होता यह है कि तहसीलदार जो होते हैं बस्तर दशहरा के लिए नियुक्त, वो परगना मांझी को कुछ बिसहा पैसा देते हैं और ये परगना मांझी पूरे गांव में घूमता है दशहरा के लिए जरूरी संसाधन जुटाने के लिए। भाई खरीदारी भी तो करनी होती है, तो गांव गांव जा करके अलग अलग समाज, फिर चाहे वो राउत की बस्ती हो, फिर चाहे वो तेली बस्ती हो, फिर चाहे वो कुम्हार की बस्ती हो, हर समुदाय के पास वो पहुंचते हैं और उनसे कुछ ना कुछ चीजें खरीदते हैं और बदले में वो बिसहा पैसा देते हैं, यानी एक तरह से सांकेतिक मनी उनको दे देते हैं। अब वो सांकेतिक मनी जिसको मिलती है, भले उस चीज का उतना मूल्य ना हो, लेकिन वो खुशी खुशी उसको देता है और बदले में वो बिसहा पैसा ले लेते हैं। कहते हैं ये माता का ही आशीर्वाद है जो बिसहा पैसा उनको मिला।
और वो पैसा अपने पास हमेशा संभाल के रखते हैं युगों युगों तक। मतलब युगों युगों तक क्या यार, सालों साल तक। तो ये बिसाह पैसा की परंपरा, इस परंपरा की जानकारी मुझे मिली बस्तर संस्कृति व इतिहास नाम की किताब जो कि लाला जगदलपुरी ने लिखी थी, उससे ये खंड उठाया गया है। और इसी में उन्होंने बताया कि ये जो परंपरा है जिसमें लोग बहुत कुछ दान देते हैं, कोई चावल देता है, कोई घड़ा देता है, कोई लोहे के बर्तन दे देता है, ये सब कुछ चल रहा होता है, कुछ लोग बकरा वगैरह भी दे देते हैं। तो इसलिए इस पर्व का नाम पड़ गया या इस परंपरा का नाम पड़ गया दशहरा बोकरा मंगनी चौर। इंटरेस्टिंग ना, छत्तीसगढ़ बहुत कमाल की जगह है। फिर बात करते हैं अबुझमाड़ की। तो अबुझमाड़ के ऊपर आज फिर नए जलप्रपातों पर चर्चा थी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा फिर नए जलप्रपातों को। तो ना एक लाइन उसमें लिखी हुई थी, बड़ा अच्छा लगा मुझे। अबुझमाड़ को कहा जाएगा प्राकृतिक सौंदर्य का अमृत कलश। ये लाइन काफी सटीक लगती है अबुझमाड़ के लिए। अबुझमाड़ को सिर्फ आप धुर नक्सल इलाका या सघन जंगल वाला इलाका ही ना माने, हाँ प्राकृतिक छटा भी बिखरी हुई है, इसलिए प्राकृतिक सौंदर्य का अमृत कलश एक टाइटल उसे दिया जा सकता है। अबुझमाड़ के भीतर हम एक आध जलप्रपात पे पहले भी चर्चा किए, आज दो जलप्रपात और देखते हैं। पहला है तोड़ गिरमिटा या तड़ गिरमिटा, वैसे तोड़ आप पढ़ें ज्यादा सही है। तोड़ गिरमिटा जलप्रपात, ये कच्चापाल क्षेत्र में पड़ता है। काफी खूबसूरत सा यह जलप्रपात है। इसी नाम के पर्वत से चूंकि नीचे गिरता है पानी, इसलिए इसका नाम ऐसा रख दिया गया, तोड़ गिरमिटा जलप्रपात। इसके बाद बात करते हैं एटे कछाड़ जलप्रपात। एटे कछाड़ जलप्रपात भी अगेन कच्चापाल से कुतुल जाने के रास्ते पर पड़ता है और उपाल नाम की पहाड़ी पड़ती है और उसी नाम की नदी ऊपर से नीचे गिर रही है, काफी लोकल स्थानीय नदी है, उससे यह जलप्रपात बनता है। वैसे एटे कछाड़ नाम थोड़ा रोचक लग रहा है, तो अबुझमाड़ क्षेत्र में ना केकड़े के लिए यह शब्द यूज किया जाता है। हाँ केकड़ा, सही सुन रहे, उसी के लिए यह शब्द यूज किया जाता है। और कहते हैं कि इस जलप्रपात के आसपास केकड़े बहुत आयत में होते थे, तो इसलिए एटे कछाड़ जलप्रपात नामकरण हो गया। तो यार जो कुछ भी जहां जहां से मिल सके मैं आपके लिए इकट्ठा करता हूं, लाता हूं, और फिर आपसे क्या उम्मीद करता हूं, हाँ समझ गए आप लोग। तो भाई दबाएं वो लाइक वाला बटन, वो अनलाइक वाला नहीं दबाना है। वैसे एक व्यक्ति बहुत लगा हुआ है इस काम में, पता नहीं जो भी है, बहुत ईमानदारी से करता है, तो उसकी ईमानदारी को भी सलाम करते रहे भाई। हम अपना काम करते रहेंगे, तुम अपना काम करते रहो। चलिए मुलाकात करते हैं, थैंक यू।